बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th की साइंस का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, यानी कि माइक्रोब्स, फ्रेंड्स एंड फो का पार्ट 2। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी हैं, उनसे क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती हैं और वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। बच्चों, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये हमारे वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अपशिष्ट हैं, हमारे केले के छिलके हो गए, अन्य प्रकार के फल के छिलके हो गए, सब्जी के छिलके हो गए और कृषि से निकले अपशिष्ट हो गए। इसी प्रकार जो पशुओं के द्वारा त्यागे हुए मलमूत्र हो गए, तो उन सब का ये अपघटन करते हैं और अपघटन करने के बाद उन्हें पुनः भूमि में मिला देते हैं। अगर ये ना होते तो हमारा जो वातावरण होता वो दुर्गंध युक्त और अशुद्ध होता। तो ये सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अगला है इसका उपयोग जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह दही और ब्रेड बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। आपने अपने घर में माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते देखा होगा और हम कुछ देर बाद देखते हैं कि हमारा वो जो दूध है वह जम जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। यहाँ पे एक ये पात्र आप देख रहे हैं, इसमें गुथा हुआ मैदा, गुथा हुआ मैदे का यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें चुटकी भर ईस्ट की मात्रा को मिलाया गया है। यहाँ पर पात्र में हम देख रहे हैं गुथे हुए मैदे का आयतन अत्यंत कम है। ईस्ट मिलाने के बाद 2 घंटे तक हम इसे ऐसे ही रखा रहने देते हैं। 2 घंटे बाद इसका हम परीक्षण करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गुथा हुआ आटा था, मैदा था, वह मैदे का आयतन बढ़ गया है। ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों, ऐसा होने का कारण यह है कि जो हमने उसमें ईस्ट मिलाई थी, वह ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। तो आप ये जान चुके होंगे कि हमारे जो ईस्ट हैं वह कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जो हमारा ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक होता है, वह इन्हीं के सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाया जाता है। वह इतना स्पंजी होता है। अगर ये ना हो तो हमारा पेस्ट्री,
केक या ब्रेड इतना मुलायम नहीं बन पाएगा। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। अगला हमारा जो लाभ है सूक्ष्म जीवों से वह है वाणिज्यिक उपयोग। इनका वाणिज्यिक उपयोग में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, भूमिका अपनी निभाते हैं। बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक आम्ल के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप में यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार शर्करा एल्कोहल में बदल जाती है। यहाँ पर हम 500 मिलीलीटर का एक बीकर लें और उस बीकर में लगभग 3/4 भाग तक जल भर लें। इसमें 2-3 चम्मच चीनी डाल दें और उसी में 1/2 चम्मच ईस्ट पाउडर डाल दें और इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रख दें। अब विलयन को सूंघें। विलयन को सूंघने पर हमें एक गंध मिलती है जो कि पहले नहीं थी। यह गंध एल्कोहल की है जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने से बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया जो होती है वह किडमन फर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पास्चर ने किडमन की खोज 1857 में की थी। अगला है सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। बच्चों, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें प्रतिजैविक का पेनिसिलिन का इंजेक्शन अथवा कैप्सूल अथवा प्रतिजैविक की गोली देते हैं। इन औषधियों का जो स्रोत है वह सूक्ष्म जीव होता है। यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अगला हमारा जो ये सूक्ष्म प्रतिजैविक होते हैं इनका जो उपयोग होता है पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी किया जाता है, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकना होता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। लेकिन प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर की सलाह से ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु ही नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। बच्चों, अगर मान लीजिए हमें बुखार है, बुखार के दौरान हमने पैरासीटामोल की दवाई ली है और उस दवाई को लेने के साथ हमारा फीवर ठीक नहीं हुआ, किसी के कहने पर हमने एंटीबायोटिक ले ली। एंटीबायोटिक लेने के कुछ दिन बाद ही अगर हमारा फीवर उतर जाता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम उस एंटीबायोटिक को ले आ लिए लेकिन वो हमारे ऊपर असर नहीं कर रही है। जिस बीमारी है तो एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए था, उसके लिए हम ना करके उसे अनावश्यक रूप से हम पहले ही उपयोग में ले जा चुके हैं और जब
डॉक्टर को दिखाने के बाद उस बीमारी के होने पर वही प्रतिजैविक पुनः दी जाएगी, तो वह हमारे शरीर में उतनी प्रभावी नहीं होगी जितनी कि उसे होना चाहिए, क्योंकि उसका हमने